यदि आप लोग भी केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं और आपके मन में केदारनाथ यात्रा को लेके कोई भी डाउट्स, कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोनिन ट्रैवल ब्लॉगर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केदारनाथ के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जैसे केदारनाथ यात्रा का कैसे प्लान करें, केदारनाथ का बजट, केदारनाथ में कहाँ रुकें, केदारनाथ पैदल यात्रा का रास्ता कैसा है, केदारनाथ में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए आदि, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी, जिससे अगर आप लोग केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। यह हिमालय की गोद में स्थित अति भगवान शिव का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के मध्य ही खुला रहता है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ में शिवलिंग के दर्शन मात्र से मन में अध्यात्म उत्पन्न हो जाता है, जीवन में किए पापों से मुक्ति मिलती है। केदारनाथ में आए भक्त स्वर्ग में आने की अनुभूति करते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी केदारनाथ धाम के बारे में। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अब जानते हैं केदारनाथ धाम आने का सही समय क्या है। मई और जून केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए सबसे सही माने जाते हैं, लेकिन केदार घाटी में मौसम क्या रूप बदल दे उसका कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, इसलिए आपको मई जून में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इसके बाद आता है जुलाई अगस्त, जो होता है मानसून टाइम। इस टाइम पर आपको केदारनाथ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे उत्तराखंड में बहुत बारिश होती है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। उसके बाद सितंबर से लेके नवंबर तक, जब तक कपाट बंद नहीं होते हैं, तब तक आप लोग केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। केदारनाथ आप बाय रोड ही पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास अपना पर्सनल वाहन है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से शेयरिंग बेसिस पे बसेस या टैक्सी सर्विस मिल जाती है, जो आपको सोनप्रयाग तक पहुंचा देगी। जो लोग अपना पर्सनल व्हीकल लेके जा रहे हैं वो लोग अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में पार्क कर सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग के बाद कोई भी गाड़ी आगे जाना अलाउड नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सोनप्रयाग तो पहुँच गए, रुके कहाँ? तो रुकने के लिए आप लोग सोनप्रयाग, गौरीकुंड या फाटा में भी रुक सकते हैं। फाटा जो है सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो आप लोग फाटा में रुक सकते हैं और फिर अगले दिन आप लोग सोनप्रयाग पहुंचकर अपनी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं रूम प्राइसेस की बात करूं तो अगर आप लोग एक अपना पर्सनल रूम लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है आपको 3000 रुपये तक पड़ सकती है, जिसमें आप लोग 3 पर्सन रह सकते हैं। उसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 रुपीज़ पर बेड देना पड़ेगा। सोनप्रयाग पहुंचने पर आप शेयरिंग टैक्सी से गौरीकुंड जाते हैं, जिसका फेयर 50 रुपये पर पर्सन पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको शेयरिंग टैक्सी के लिए लंबी लाइन पे वेट करना पड़ सकता है। आप लोग चाहें तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी पैदल यात्रा कर सकते हैं। सोनप्रयाग से लेके गौरीकुंड तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर का। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप लोग गौरी माई के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि आपको रास्ते में ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो गौरीकुंड में जाकर गर्म पानी के स्रोत में जाकर स्नान भी कर सकते हैं। और यहीं गौरीकुंड से शुरुआत होती है आपकी केदारनाथ पैदल यात्रा की। बोलिए हर हर महादेव और चल पड़े अपने सफ़र पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैदल यात्रा के अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं केदारनाथ तक पहुँचने के लिए। ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर किसी के रेट गवर्नमेंट ने वहाँ पर लगा रखे हैं। पहला ऑप्शन जो आपके पास है वो है पोनी सर्विस, जिसका मतलब आप गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक के लिए घोड़ा कर सकते हैं, जिसके रेट मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो 25 रुपये है गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक के लिए। दूसरा ऑप्शन है पालकी, जिसमें 4 लोग पालकी को उठाकर आपको केदारनाथ तक लेके जाते हैं। इसका मोटा मोटा जो मैं आपको प्राइस बताऊं तो वो है 7 से लेके 8000 रुपये के बीच में। वो भी आपके वेट पे डिपेंड करता है। जो मैंने आपको भी प्राइस बताया वो मैंने बताया है 90 किलो के हिसाब से। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है पोर्टर का, जिसे हम लोग कांटी या पिट्ठू भी बोलते हैं। इसका भी प्राइस आपके वेट पर डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक मोटा मोटा प्राइस बताऊं तो अगर आपका वजन 50 किलो तक है तो आपको गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक के लिए 4 से 5000 रुपये देने पड़ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो है हेली सर्विस, यानी कि हेलीकॉप्टर सर्विस, जो आप 3 जगह से ले सकते हैं। पहला है गुप्तकाशी से लेके, दूसरा है फाटा और तीसरा है सरसी।
हेलीकॉप्टर सर्विस का फेयर डिपेंड करता है कि आपने हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया है। अगर आप लोग गुप्तकाशी से राउंड ट्रिप लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 8,000 रुपये तक पड़ सकता है। सिमिलरली अगर आप फाटा से लेते हैं तो उसका प्राइस 5,000 और सरसी से लेते हैं तो उसका भी प्राइस आपको 4,500 से लेकर 5,000 के बीच में पड़ सकता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेलीकॉप्टर सर्विस डिपेंड करता है मौसम पे। अगर मौसम अच्छा हुआ तो आप लोग हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वेदर सही नहीं हो जाता है। अब बात करते हैं उन यात्रियों की जो पैदल यात्रा करके केदारनाथ तक पहुंच रहे हैं। आप लोग आराम आराम से जाते रहिए, छोटे छोटे कदम लेते रहिए। थक जाएं तो रेस्ट ज़रूर लीजिए। रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स खाने पीने की मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग भी अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान रख सकते हैं रास्ते के लिए। अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपने जूते पहने हों, क्योंकि अगर आप लोग चप्पल पहन के जा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसी रास्ते में घोड़े भी चलते हैं जो कि जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, और उसी रास्ते में हमको भी पैदल यात्रा करनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूर लेके जानी चाहिए ऊपर, जैसे गर्म कपड़े, गर्म सॉक्स, इसके अलावा बारिश से बचने के लिए रेनकोट। अगर आप ये सब भूल गए हैं तो ये सब आपको गौरीकुंड में ईजिली मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप जो अपनी पैदल यात्रा मॉर्निंग में ही शुरू कर दें, ताकि आप शाम तक आराम से केदारनाथ पहुंच पाएँ। इसके अलावा आपको रास्ते में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग वहां पर जाके दिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को पोनी सर्विस या पिट्टू की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो बीच रास्ते में भी मिल जाएगी। कई लोगों को जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं उनको ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, तो आप लोग अपने साथ एक ऑक्सीजन कैन भी रख सकते हैं। बस ऐसे ही अपनी यात्रा को जारी रखिए और आप कुछ क्षण बाद और कुछ समय बाद पहुंच जाएंगे केदारनाथ बाबा के पास। अब बात आती है कि आप केदारनाथ तो पहुंच गए हैं, अब केदारनाथ में आप लोगों को कहां रुकना चाहिए और कहां पर रुकने की व्यवस्था है। सबसे पहले आपको मिलेगा बेस कैंप, केदारनाथ बेस कैंप, जहां पर आप लोग रुक सकते हैं, जो कि केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। बेस कैंप में आपको बहुत सारी रहने की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी रुक सकते हैं। यदि आप किसी टेंट में शेयरिंग बेसिस पर रुकते हैं तो आपको 500 रुपये पर बेड देना पड़ सकता है। यदि आप लोग बेस कैंप में नहीं रुकना चाहते हैं और केदारनाथ के मंदिर के पास ही रुकना चाहते हैं तो वो भी आप रुक सकते हैं, लेकिन प्राइसेस थोड़े से और ऊपर हो जाएंगे। यदि आप केदारनाथ के पास रूम देख रहे हैं तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़ एक रूम, जिसमें 3 लोग रह सकते हैं। बाकी वहाँ पर भी आप लोग टेंट में भी रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको 700 से लेकर 1,000 रुपये पर बेड देना पड़ सकता है। तो ये सब बात हुई कि आप लोग केदारनाथ में कहाँ रुक सकते हैं और आपको कितना फेयर पड़ सकता है। अब बताती है केदारनाथ मंदिर के दर्शन की। दर्शन के लिए आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, जिसके लिए या तो आप लोग चाहे तो रात को लाइन पर लग सकते हैं, जिसमें नंबर आने के जल्दी चांसेस होते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइन पर लगिए और केदारनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। केदारनाथ बाबा के दर्शन आप 24 घंटे कर सकते हैं, केवल दिन में कुछ घंटे यानी कि 2-3 घंटे छोड़कर, जब कपाट बंद हो जाते हैं। खाने के लिए वहाँ भंडारा चलते रहते हैं, तो आप खाना भंडारे से भी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ बहुत सारी दुकानें भी मिल जाएंगी जहाँ पर खाने पीने की पूरी प्रबंध है, तो खाने के लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केदारनाथ बाबा के दर्शन के अलावा भी केदारनाथ घाटी में देखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे केदारनाथ के पिछले भाग में आपको भीमशिला दिख जाएगा। ये दिखने में तो एक बहुत बड़ा पत्थर जैसा दिखता है, बट इसका नाम भीमशिला रखा गया है। भीमशिला मतलब होता है भीम मीन्स बहुत बड़ा और शिला मीन्स बहुत बड़ी चट्टान। इसी भीमशिला ने केदारनाथ मंदिर को 2013 की आपदा से बचाया था। भीमशिला के दर्शन करने से ही आपको पता चल जाएगा कि भीमशिला की लंबाई ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी केदारनाथ मंदिर की है। यह भीमशिला 2013 की आपदा में ऊपर से लुढ़कते हुए मंदिर के पीछे आकर रुक गया और पानी के बहाव को 2 भागों में बांटकर केदारनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से बचा दिया। ये एक चमत्कार नहीं तो क्या है। आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भीमशिला के दर्शन करने के बाद आप लोग श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर श्री आदि शंकराचार्य जी की 12 फीट की मूर्ति रखी गई है, जिसका उद्घाटन नवंबर 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके बाद आप लोग केदारनाथ से 1 किलोमीटर पर भैरवनाथ मंदिर जा सकते हैं। कहते हैं कि भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के बिना भगवान शिव के दर्शन करना अधूरा माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोग रहतेश कुंड के दर्शन करने जा सकते हैं। इस कुंड के बारे में कई
लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, केदारनाथ में आपदा से पहले 5 कुंड हुआ करते थे, जिसमें से आज भी कुछ कुंड लुप्त हैं। वो 5 कुंड हैं उदक कुंड, हवन कुंड, हंस कुंड, अमृत कुंड और रेतस कुंड। इन 5 कुंडों में से आपको 2 कुंड केदारनाथ में देखने को मिल जाएंगे। हंस कुंड आपको केदारनाथ मंदिर के पिछले भाग में देखने को मिल जाएगा। रेतस कुंड केदारनाथ से 200 मीटर की दूरी पर है। अगर मैं रेतस कुंड की बात करूं तो ये दिखने में एक प्राचीन मंदिर जैसा दिखता है और कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर भी सेम वैसा ही शिवलिंग है जैसा आपको केदारनाथ मंदिर के अंदर दिखता है। सबसे अद्भुत बात इस कुंड के बारे में ये बोला जाता है कि इस कुंड में अगर आप महादेव का जय जयकार लगाते हैं, जैसे हर हर महादेव, हर हर शंभू इत्यादि, तो आपको पानी में से बुलबुले निकलते हुए दिख जाएंगे। ये तो बात होगी उन सब चीज़ों की जो आप लोग केदारनाथ के आसपास देख सकते हैं। इसके अलावा भी केदारनाथ में और जगह हैं जहां आप लोग जा सकते हैं, जैसे रुद्र गुफा, या जिसको हम ध्यान गुफा के नाम से भी जानते हैं। यह वही गुफा है जहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मेडिटेशन किया था। यह गुफा केदारनाथ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रुद्र गुफा के लिए बुकिंग करना अनिवार्य है, जिसकी बुकिंग आपको GMVN की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग वासुकी ताल का ट्रैक भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप वासुकी ताल का ट्रैक तभी करें जब मौसम साफ हो और आप अपने साथ किसी गाइड को जरूर ले जाएं। वासुकी ताल केदारनाथ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप केदारनाथ में पूजा भी करा सकते हैं। पूजा कराने के लिए बुकिंग करना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप लोग अपनी केदारनाथ यात्रा प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने प्लान में से वासुकी ताल का ट्रैक और रुद्र गुफा हटा दें तो मेरे हिसाब से केदारनाथ के लिए 2 दिन बहुत हैं। इन 2 दिन में शामिल है आपका गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की पैदल यात्रा और केदारनाथ मंदिर के दर्शन, और दूसरे दिन आप भीमशिला, आदि शंकराचार्य जी की समाधि और भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोग वापस केदारनाथ से गौरीकुंड की यात्रा शुरू कर सकते हैं और इस तरह से आपकी केदारनाथ यात्रा समाप्त होती है। तो बोलिए हर हर महादेव। यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आप लोगों को लगा हो कि इस वीडियो के थ्रू आपको केदारनाथ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को बताना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।